सबसे पहले तो इस देरी के लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये उपस्थिति इसके लिए अभी तैयार होने में और हम सब के दक्ष होने में थोड़ा समय तो लगेगा। और हम सब की चिंता भी यही है कि इस काल ने, इस वक्त में जब पूरे विश्व में मनुष्य समुदाय जो है पीड़ित है, दुख में है, तकलीफ़ में है, चिंता में है अपने भविष्य को लेकर, और साथ साथ उस थाती को लेकर जो उसने अपने अंदर संजोए हुए है। यानी कि फैक्ट रंगमंडल का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका दिया है कि हम एक यहाँ तो बातचीत का आदान प्रदान नहीं हो सकता जैसा जीवंत रंगमंच में होता है कि हम दर्शक की प्रतिक्रिया लेते हैं, और दर्शक की प्रतिक्रिया भी जो है हमारे बातचीत को, हमारे संवाद को, हमारी उपस्थिति को, हमारी प्रस्तुति को मायने देती है और उसे जो है गढ़ती भी है। लेकिन यहाँ ये सुविधा अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये है कि लोग देख रहे हैं, कुछ ही लोग सही लेकिन देख रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि वो जो देख रहे हैं उनके प्रति ईमानदारी से जो मसला है, जो आज का विषय है, उस पर मैं अपना पक्ष रख सकूं। ये ज़रूर है कि मैं ऐसे संस्थान से जुड़ा हुआ हूं जो देश का राष्ट्रीय संस्थान है नाटक, नृत्य और संगीत का। देश का ये पहला संस्थान है जिसकी संकल्पना इस गणराज्य में की गई थी। इस गणराज्य में संगीत नाटक अकेडमी की कल्पना, हम उसकी इतिहास गवाह है या दस्तावेज बताते हैं कि 1952 में देश की ये पहली अकेडमी या पहला कला संस्थान जिसकी संकल्पना की गई, जिसके बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और बाद में ये 93 में इस प्रस्ताव ने एक मूर्त रूप लिया जिसे संगीत नाटक अकेडमी के रूप में जिसकी भूमिका बनी, और संगीत नाटक अकेडमी तब से अस्तित्व में आया। तो ये काम पहले हम देखें, संस्कृति, हम सभी संस्कृति कर्मी हैं, कलाकार हैं, और आज़ादी के बाद कलाकारों के लिए थोड़ा देर से ही सही ये महसूस किया गया। 1952 में, 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो संस्कृति हमारे जीवन का अहम हिस्सा था, और दरअसल हम अपनी आज़ादी की लड़ाई भी इसलिए लड़ सके थे, हम अपनी संस्कृति को बचा पाते, हम अपनी सांस्कृतिक संपदा को बचा सकते थे, अपने जो लोग हैं उनकी आस्थाओं को, उनकी अस्मिता को बचा पाते। इसलिए हमने ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी, या दुनिया में, विश्व में जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती है वो अपनी अस्मिता और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए होती है। दूसरी लड़ाइयाँ छद्म होती हैं जो अपने बाहुबल के लिए या अपनी सत्ता के लिए या अपने आप को दूसरे पर जमा देने के लिए होती है। तो वो लड़ाई दूसरी है, लेकिन हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अपने नेताओं के साथ, अपने उन जो आज़ादी के दीवाने थे जिनको चाहिए थी आज़ादी, क्योंकि वो अपनी संस्कृति की, अपनी चीज़ों की, अपने ज्ञान की, अपने विज्ञान की, उस थाती की, उस परंपरा को जो है सर्वमान्य रखना चाहते थे इस देश में, और उसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मनुष्य की एक अद्भुत उपलब्धि है जिसके साथ वो हैं। तो इसकी लड़ाई भी लड़ी गई, और बाद में जब पहले हम खेतीबाड़ी और हम उद्योग की बात सोच रहे थे, लेकिन शिक्षा के साथ ये लगा कि हमें शिक्षा और संस्कृति का चोली दामन का साथ है। और ये देखिए कि संस्कृति मंत्रालय बनने में बड़ा समय लगा। संस्कृति मंत्रालय भी फुल प्रूफ आया तो ये बड़ा देर, थोड़े थोड़े, कभी इसे स्पोर्ट्स और कला संस्कृति को जो है खेल कूद के साथ भी देखा गया,
कभी इसे टूरिज़्म के साथ भी देखा गया, और पूर्णतः हम कहें तो 2000 में इसको हम संस्कृति मंत्रालय माने अपने आप में अस्तित्व में आया। तो संस्कृति के प्रति एक धारणा भी ये दिखती है कि हम थोड़ा देर से जगते हैं, और संस्कृति के जितने संस्थान अभी तक हुए हैं वो इस देश के लिए नाकाफ़ी हैं। अभी बहुत सारे ऐसे संस्थानों की ज़रूरत है जो संस्कृति का पालन पोषण कर सके, संस्कृति का दायित्व उठा सके। दरअसल हम संस्थानों के यहाँ तो लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रवीण ने जो पोस्ट किया उसमें तो सिर्फ ये है कि कोरोना काल में संस्थानों का दायित्व, प्रशिक्षण और कलाकार, ये विषय उसने दिया है। तो निश्चित रूप से कोरोना काल तो ये वर्तमान समय है, यानी एक कंटेम्प्रोरी सिचुएशन में, यानी कि अभी की जो रंगमंच की अपनी जो अवधारणा होती है कि वो समकालीन होता है, उस वक्त के लिए होता है। तो एक रंगमंच के दिमाग से उपजा हुआ ये विषय है जो समकालीनता के पूरे उसकी चुनौतियों का सामना करते हुए वो चाहता है कि संस्थान अपना दायित्व तय करें। संस्थान देखें तो संस्थान कई तरह के होते हैं, और संस्थान हमारी सभ्यता में हमेशा से रहे हैं, और संस्थान कई बार जो है नकारात्मक भी होते हैं, कई बार सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। संस्थान हमारी संस्था में तब भी थे, हमारे सभ्यता में तब भी रहे हैं जब हम लोकतंत्र में नहीं विश्वास करते थे, राजतंत्र में थे, लेकिन राजतंत्र को भी अपने राज्य को चलाने के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए जो है संस्थानों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि विद्या यानी कि बोध और ये विज्ञान की समझ जो है, मेडिकल साइंस की समझ है, विज्ञान, इन सब की शिक्षा की समझ है, संस्कृति की समझ है। और संस्कृति कहाँ नहीं घुला मिला हुआ है। संस्कृति कहें तो उसी नमक की तरह है जो हर खान पान में घुला रहता है, उसी स्वाद की तरह है जो हर जगह हम देखते हैं। और संस्कृति इसीलिए जब भी कोई काम बात करने बैठता है, देश का एक कहें सिरमौर भी बात करने बैठता है, तो कोई भी छोटा से छोटा आदमी भी बात करता है तो वो सीधे शुरू ही होता है कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा प्रदेश अलग है। तो हर आदमी की अस्मिता जो है यहीं से शुरू होती है, उसकी सांस्कृतिक अस्मिता से जो है उसकी पहचान जो है शुरू होती है। तो संस्कृति हमारे लिए, हम सब के लिए, एक मनुष्य के लिए जो है उसकी शुरुआत है। एक तरह से कहें तो यहाँ से मनुष्य अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। उसके बाद जो है संस्कृति के हम जिस बात अब पर आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो है प्रदर्शनकारी कला के जो संस्कृति है उसके बारे में। और संस्कृति मंत्रालय हमारा है, वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। वो दो तरह की संस्कृतियों का पालन पोषण करता है, दो तरह के सांस्कृतिक जो बिंब हैं, वो जो तरह के सांस्कृतिक धाराएं हैं उसको देखता है। एक टेंजेबल यानी कि जिसका रूप है, स्वरूप है, जो ठोस चीज़ें हैं, जिससे हमारी संस्कृति की झलक मिलती है, वो हम म्यूज़ियम में देख सकते हैं, पेंटिंग में देख सकते हैं, वो हम लिटरेचर में भी देख सकते हैं, यानी फाइन आर्ट्स में भी हम उसको देख सकते हैं। लाइब्रेरीज़ में हम उन संस्कृतियों की झलक पा सकते हैं, किताबों में उसकी झलक पा सकते हैं, किसी बिल्डिंग में उसकी झलक पा सकते हैं, किसी खूबसूरत से पेड़ में उसकी झलक पा सकते हैं, किसी परंपरा में हम उसकी झलक पा सकते हैं, किसी एक ठोस चीज, किसी बिल्डिंग में हम ये पा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी संस्कृति है जो प्रवाहित होती है, जो अंतर रहती है, जो सरस्वती जिसकी संकल्पना है, जैसे संगम में जैसे सरस्वती है, संस्कृति भी एक रूप अरूप के संगम में संस्कृति को देखा जाता है। तो इस संगम में जो धारा दिखती नहीं है, जो धारा अंदर अंदर बहती है, जैसे सरस्वती की धारा है, यानी ज्ञान की जो धारा है, जो आगे ले चलती है, मनुष्य को आगे ले जाती है, और इसी थाती को मनुष्य लेकर के आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और सभ्यता, संस्कृति और अपने जैसे लोगों को वो समृद्ध करता है, और उसे नए नए उपाय सौंपता है। और इस विपदा की स्थिति में या संकट की स्थिति में वो संस्कृति के उपादानों का, इसका अंतःसलीला, सही कहा अंतःसलीला, ये जो संस्कृति की धारा है, ये धारा कलाकार अपने अंदर समेटे हुए है। और इसकी महत्ता तब हम बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रहे थे जब कोरोना काल नहीं था, तब हम समझ रहे थे।
लेकिन तब के दौर में और अब के तब के दौर में जो भी परफॉर्मेंस आता था, जो भी प्रस्तुतियाँ हो रही थी, आज भी हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा शरीर नहीं देखना है, शरीर के अंदर जो कला की जो धारा बह रही है, जो कलात्मक अनुभव है, कला का जो बिंब बन रहा है, कला का जो दृश्य बन रहा है, उससे हमें रूबरू कराओ। हम उसके लिए तुम्हें बुलाना चाहते हैं। हर बड़े कलाकार को भी हम इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उसका शरीर नहीं बोलता, बल्कि उसकी अंतरात्मा, उसकी अंतः सलीला कलात्मक चेतना जो है वो बोल रही होती है। उसे हम देखने की कोशिश करते हैं, और जिसके पास ये चेतना जितनी बड़ी होती है, ये समझ जितनी बड़ी होती है, वो उतना बड़ा कलाकार पूरे विश्व में माना जाता है। और ये इस विराट जगत का, यानी ये मनुष्य के अंदर एक कहें तो एक गुफा जैसी चीज़ है, या हम कहें तो हर आदमी जो है अपने अंदर एक ब्लैक होल लेकर के रहता है, जैसे कहा भी जाए। तो इसीलिए हमारे संस्कृति का जो पहला संस्थान बना, तो उस वक्त भी यही कहा, मैंने ये कहा जाए तो उस वक्त यदि शिक्षा मंत्री थे हमारे जो हैं शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, उनको एड्रेस करने का मौका मिला, तो उन्होंने इसके इनॉग्रल सेशन में कहा कि हमारे जो भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कीमती संपदा जो है वो उसकी है म्यूज़िक, ड्रामा और डांस, और जिसे कि हमें पालना, पोसना और बढ़ाना है। यानी पालक की भूमिका में हमें आना है संस्थान को, और उसे बढ़ाना है, उसे डेवलप करना है। क्यों डेवलप करना है? इसलिए कि हम अपने लिए डेवलप नहीं करेंगे, इसलिए कि ये हेरिटेज हमारी आपकी संपत्ति नहीं है। वो जो कलाकार उसे लेकर के मंच पर प्रस्तुत करते हैं, ये आपकी नहीं बल्कि पूरे मानव जाति की संपत्ति है। इस विश्व में जितने भी मानव जाति, हम सभी नाभिनालबद्ध हैं। मनुष्य जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम एक दूसरे के साथ जोड़ने का ये खोज सकते हैं कि, और बात है, ये पूरे विद्वान मानते हैं, हमारे प्लेटो जैसे लोग भी कहते हैं कि भाई आने वाले वक्त में, मैंने अगला जन्म जब लोगे तो तुम्हारे पास जो संपत्ति होगी वो ज्ञान की ही संपत्ति जो है वही तुमको मिलेगी आगे अगले जन्म में। ये जो बाकी स्वर्ग नरक ये सब छलावे हैं, बल्कि जो अगले जन्म में, आप अगले जन्म में यदि कुछ पाओगे तो अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि, अपना बोध, यही अपनी कलाएं यही लेकर के जाओगे। और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्लेटो उस वक्त कह रहा था इसे समेटना चाहिए। हमारे भारत के मनीषी भी यही कहते रहे हैं कि ये मनुष्य को जो है मनुष्य बनाए रखने का तरीका है कि उसकी पूंछ जो है वो हिंसा की पूंछ, वो घृणा की पूंछ, पशुता की पूंछ जो है उसको दबाने के लिए ज़रूरी है कि उसके हाथ में कला सौंप दी जाए। कला के जरिए जब वो सृष्टि करने की कोशिश करेगा तो वो बेहतर मनुष्य को गढ़ेगा। और ये हम देखते भी हैं कि सारे सेटअप में तो यही कहा गया। उस वक्त भी मौलाना आज़ाद ने महसूस किया था, उन्होंने समझ लिया था कि ये संगीत, नाटक और नृत्य को, इसे एक संस्थान को पालक की भूमिका में आना है, क्योंकि ये रचनात्मक हैं। ये चीज़ें जो हैं इसे इसलिए, और ये परंपराओं को हमें सिर्फ परंपरा की तरह लाद करके नहीं ले जाना है, बल्कि उसका रचनात्मक, यानी कि उसका एक कंटेम्प्रोरी मीनिंग जो है, रचना क्या होगी? रचना अपने वक्त के साथ वक्त के बरक्स होती है। जैसा वक्त होता है वैसी रचना होती है। और ये रचना के साथ कोई भी नई कला जो है, वो कोई भी कला जब सृजित हो रही होती है, खासकर परफॉर्मिंग आर्ट की कला, वो अपने समय के साथ सृजना को, समय के ऊपर सृजन करती है, समय को सृजित कर रही होती है, समय को ढाल रही होती है अपने कला में। और हमारी परफॉर्मिंग आर्ट की कलाएँ तो इसीलिए बदनाम हैं, इसीलिए वो महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उससे लोग डरते भी हैं और उसको सहेजते भी हैं, उससे लोग प्यार भी करते हैं, उसे देखना भी चाहते हैं, क्योंकि वो समय की धड़कन के साथ चलती है और समय को व्याख्यायित करती रहती है। समय में मनुष्य के मनुष्य होने की ज़रूरत को व्याख्यायित करती चलती है, उसको रखती चलती है कि हमें मनुष्यता का कौन सा पक्ष जो है सामने रखना चाहिए। तो हमारे सारे संस्थानों का
संस्थान जो प्राइमरी पहला संस्थान जो बना है, इसके बारे में, इसकी स्थापना के साथ, क्योंकि बाकी बाद दूसरे संस्थान जो भी बने हैं वो इसकी छाया में बने हैं। और संस्थाओं के ऑब्जेक्टिव्स नहीं बदलते, संस्थाओं के उद्देश्य नहीं बदलते, क्योंकि वो उद्देश्य किसी व्यक्ति के नहीं होते, बल्कि वो उद्देश्य इसलिए बनाए जाते हैं कि वो शाश्वत तत्वों पर, शाश्वत जो नियम है, शाश्वत जो सत्य है, उन पर आधारित उद्देश्य होते हैं। और कला के जितने भी संस्थान हैं, आप भी जब संस्थाएं बनाते हैं, आप भी जब संस्थान क्रिएट करते हैं, तो आप अपने संस्थान के कभी बायलॉज पढ़ के देख लीजिए। ज़्यादातर लोग संस्थान बनाते हैं, वकील बनाते हैं, और वकील ही जानते हैं कि उन बायलॉज में क्या लिखा है। हम अपनी संस्थाओं के बायलॉज भी ठीक से नहीं पढ़ते ताकि हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बने रहें। लेकिन हम दूसरे के संस्थान के बायलॉज को समझना चाहते हैं। लेकिन आपने एक संस्थान के बायलॉज को भी खूब गौर से देखें तो सांस्थानिक उद्देश्य जो है वही होता है जो आपके संस्थान का बायलॉज कहता है। दरअसल एक उसको कॉपी सिस्टम में जो है, एक संस्था दूसरे संस्था तीसरे संस्था, और ऐसे वकील जो है कॉपी करके पेस्ट करता रहता है, और उससे हमारी सैकड़ों संस्थाएं बनी हैं, हज़ारों संस्थाएं बनी हैं, जिसके आप मैंने बायलॉज की स्टडी करें तो वो तकरीबन अपने दायित्व को वैसा ही पेश करता है जैसा हर दूसरी संस्था ने किया हुआ है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि लगभग संस्थानों के, यानी कि वो बायलॉज जो हैं, जो बने हुए हैं, वो एक वैश्विक नियम के आधार पर, वैश्विक मानवीय सत्य के आधार पर, मानवीय कला की ज़रूरत के आधार पर बनाए गए हैं कि कलाओं को क्या चाहिए। और हर संस्थान का दावा देखें तो वो हर संस्थान कोई छोटा मोटा दावा नहीं करता। वो संगीत नाटक अकेडमी की तरह उन संस्थान के बायलॉज में भी बड़े दावे होते हैं, लेकिन ये है कि उनके पास संसाधन नहीं है कि उन दावों को वो पूरा कर सके, और कई बार इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि ऐसे संस्थान जो हम सोसाइटी कहते हैं, एकेडमी भी एक सोसाइटी है, लेकिन वो सरकार के जिम्मे है, और इसलिए सरकार के द्वारा सोसाइटी है, और सरकार जनता के दम पे चलती है। जनता उसको फाइनेंस देती है, जनता उसका पालन पोषण करती है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जनता उनको पालन पोषण इसलिए करती है कि वो उनकी देखभाल करेगा। कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल किसी व्यक्ति के इसके लिए नहीं बनाया गया है, और कोई भी सांस्कृतिक संस्थान वो खासकर पूरे मासेस के लिए बनाया गया है। और मास में जो संस्कृति, ये भी यही कह रहे थे कि ट्रेडिशंस, लेकिन वही है कि इन अकादमी के स्थापना के पीछे यही था कि हम सिर्फ परंपराओं को ढोने से नहीं होगा। परंपराएं आर्काइव की तरह नहीं ढोई जा सकती कि हम सिर्फ आर्काइव को जो है बोल के जा सकते हैं संस्थान जो, हाँ खैर जो भी है, इस कमेंट आ रहे हैं, संसाधन नहीं जुट पाते, ठीक है। तो ये इनका था कि हमें ट्रेडिशंस को उसको प्रिजर्व तो करना है, यानी आर्काइव में करना है, लेकिन उन्हें हमें इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट भी देना है। सर मैंने पूरे देश में, हम विलक्षण देश में रहने वाले हैं, हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियों के रूप हैं, इतने तरह के हैं जो पूरे विश्व को लुभाती हैं। वो बार बार खोजने आते हैं। तो कोई आदमी बनारस आता है तो वो जाकर के भुवनेश्वर की गलियों में भटक जाता है, उसे लगता है यहाँ आना चाहिए। वहाँ कोई भुवनेश्वर आता है तो वो मनाली में जाके अटक जाता है, कोई कहीं आता है तो वो मुंबई जाके अटक आता है। तो इस तरह से जो है हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, दरअसल वही विश्व को आकर्षित भी करती है। इस एक तरह से कहें तो देखने वाली, समझने वाली चीज़ें यही हैं कि जो संस्थान की भूमिका है, हमारी अपेक्षा क्या है संस्थान को। तो ये सारे संस्थान का दायित्व, ये दायित्व का भी मतलब हम यही समझते हैं कि देने वाली क्या चीज़ है, संस्थान के पास देने के लिए क्या है। तो देने के लिए क्या है कि वो क्या देगा। संस्थान को देने के लिए ये ज़रूरी है कि संस्थान अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए उन कलाकार जिससे लेगा उसे देगा। ये लेन देन का जो मामला है, जहाँ से लेगा उसे देगा। लेगा कहाँ से? उन परंपराओं से जो हमारे कलाकार संरक्षित कर रहे हैं, ले करके आगे जा रहे हैं, जीवंत अपने पास रखे हुए हैं। तो ये एक संस्थान का दायित्व है कि सबसे पहले वो कलाकारों की पहचान करे। ये काम हमारे देश में दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन एक कारण मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हमारे
जो यहाँ नियामक चीज़ें होती हैं, जो हमारी राजनीति होती है, दरअसल राजनीति में हमारी कलाएं जो हैं अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई कि उनकी ज़रूरत जो है उनकी राजनीतिक पहचान के लिए उनका एक सांस्कृतिक कर्मी होना या सांस्कृतिक कर्म के प्रति जुड़ा होना या सांस्कृतिक होना जो है ये उनके राजनीतिक होने, राजनीतिक सफलता का पर्याय होगा। ये हम दुर्भाग्यवश नहीं कर पाए। लेकिन हमारे यहाँ कई फिल्मी हीरो को, जो हम संस्कृति का सब जो एक कॉमर्शियल हीरो जो होता है, संस्कृति में दिक्कत ये है हमारे यहाँ कि हम एक सफलता जो है उसको मानते हैं जिसके पास पैसा है। तो सफल पैसा किसके पास है? हम भी बच्चों को पढ़ाते रहे, हम सुनते रहे हैं, ये कहावत सुनता रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो पहले खेल कूद में ही संस्कृति आती थी, संस्कृति को खेलने का नाम दिया जाता था, तो दिया जाता रहा है। अभी भी ये मान्यता कमोबेश बहुत बदली नहीं है। इसीलिए आप देखें कि आप और इस कोरोना काल में तो हमारे संस्कृति कर्म की, हमारे कलाकारों की हालत और भी बिगड़ गई है। कोरोना से पहले तो हमारे कलाकार जो हैं इधर उधर भटक करके, चरैवेती वाला मामला था, वो इधर उधर घूमते फिरते जो है अपने लिए संसाधन, अपने जीने के लिए, अपनी संस्था के लिए, अपने संस्था के सदस्यों के लिए, अपने शहर के लिए वो संसाधन जुटाने का बड़ा काम करते थे। और इस शहर को जो है एक वैश्विक नज़रिए से, वैश्विक राष्ट्रीय शहर में तब्दील करने में, अपनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण काम वो संस्कृति कर्म कर रहे थे। उनका वो काम बंद हो गया है इस कोरोना काल में जो है। अभी तो मैं वही कह रहा था कि ये काम बंद हो गया है। निष्ठा की कमी कहाँ देखते हैं अभी, एक लेन देन में अभी तक निष्ठा की कहाँ कमी देखते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा था कि हम ये संस्कृति कर्मी जो पहले कर रहे थे, अब कोरोना काल में वो चीज़ें बंद हो गई हैं। उन्हें अपने घर के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर और कई बार तो अपने मन के अंदर ही उनका सारा संस्कृति कर्म और सारे संस्कृति कर्म की छवियाँ, सारे संस्कृति कर्म के संवाद, उनका साहित्य जो है अपने मन के अंदर वो दबा करके बैठे हैं और एक पीड़ा से गुजर रहे हैं कि कब इससे निजात मिले और कब हम इसे शेयर कर पाएँ। क्योंकि रचना जो है जब तक आपके अंदर रहेगी वो पीड़ा देती है। तो मैं कह रहा था कि जैसे कि सूचीकरण जैसा मामला है कि हम अभी एक कल्पना है कि इस देश में जो है 2 करोड़ आर्टिस्ट, 2 करोड़ कलाकार हैं, प्रदर्शन कला के, सिर्फ कलाकार हम बात कहें, प्रदर्शन कला के और सब दूसरी कलाओं के, ललित कलाओं के भी जोड़ लें, इसमें साहित्य भी जोड़ लें तो 2 करोड़ से कम कलाकार नहीं हैं। लेकिन ये कलाकार क्या आइडेंटिफाइड हैं और क्या हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? यदि इसमें हम कहीं से मांग कर सकें और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन सके, ये राजनीतिक मुद्दा बन सके तो शायद 2 करोड़ लोग जिस दिन ये चाहेंगे, जैसे आधार को हमने चाहा तो आधार सबके हाथ में आज है। एक थी इच्छा शक्ति थी, इच्छा शक्ति जिस दिन होगी जो चीज़ करना हम चाहेंगे हो जाएगा। और आज हमने पावरफुल राजनीति को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया है, उसे हम राज्य करने के लिए ही देते हैं। राजनीतिक हम नेता अपने चुनते हैं, अपने सब कुछ हम चुनते हैं, उन्हें हम सत्ता सौंपते हैं और कहते हैं और कि हमारे लिए जो है संस्कृति का पन्ना आप तय करोगे, ये करोगे। तो खैर ये सूचीकरण नहीं हो पाया, इसलिए हम जान भी नहीं पाए कि हमारे पास कितने हैं और योजना जो बनती है। इसलिए आप सोचिए 2 करोड़ यदि आर्टिस्ट हैं तो उसके लिए आपके बजट में क्या है? आपके बजट में 1% भी नहीं है। और ये भी कहें जनसंख्या के आधार पर कहें तो हमारा परसेंटेज फिर उतना ही कम आता है, एक कम से कम 1.5% तो आता है। लेकिन बजट में देखें तो वो हमारा बजट निरंतर घटता जा रहा है, वो 50 पर माने 0.50 से भी नीचे है। तो ये आप कैसे फिर हम अपने आर्टिस्टों के लिए नई योजनाएं बना पाएंगे, नए आर्टिस्टों को हम मदद पहुंचा पाएंगे, कैसे करेंगे? और इतने सारे संस्थान जो खुले हैं, संस्थान खुलते हैं तो संस्थान को भी पलने के लिए चाहिए होता है बजट। एक अच्छा खासा बजट जो है संस्थान को बनाए रखने में भी खर्च होता है। ये सब बातें आप भी जानते हैं और ये कोई मतलब ये छिपी हुई बात नहीं है कि एक संस्थान को चलाने के लिए तो संस्थान का जितना बजट है तो मेरे ख्याल से उस संस्थान को, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में हम देखें कि संस्थान में यदि एक आदमी को वो रखता है कि 50,000 की सैलरी देता है तो आप सोचिए उससे कितना काम लेता है। क्या हम अपने कर्मचारी से,
अपने लोगों से इतना काम ले रहे हैं कि वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और ये है कि क्या हम संस्कृति को ऐसा ऐसा बनाना चाहते हैं, सांस्कृतिक संस्थानों को, जो उगाही कर सके, जनता से पैसे वसूल सके, जैसे कि वो टिकट की खिड़की पर वसूलते हैं, जैसे कॉमर्शियल फिल्में वसूलती हैं या कॉमर्शियल प्लेज वसूलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ये सोचने की बात है कि क्या हमारे संस्थान, जो हमारे सांस्कृतिक संस्थान हैं, जो खासकर जो सरकारी पैसे से चलते हैं, जो जनता के पैसे से चलते हैं, वो क्या ऐसे संस्थान बन सकते हैं जो अब जितना खर्च उन पर हो रहा है क्या वो उससे वसूले जाएं? यदि घाटे में चल रहे हैं तो इनको क्या बेच देना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है कि संस्थानों का, क्योंकि संस्थानों का दायित्व है कि उसके उद्देश्य, यदि सांस्कृतिक संस्थान है तो निश्चित रूप से उसका दायित्व है कि संस्कृति कर्मियों के प्रति समर्पित हो और संस्कृति कर्मियों के मौजूदा जो स्थिति है उसको, उसमें वो कैसे सुधार लाएगा, उसमें सुधार लाएगा, जबकि उसमें मौजूदा माइंड सेट के लिए, के अनुपालन के लिए या एडेप्टेबिलिटी होगी। हमारे संस्थान के पास वो एडेप्टिव होने की सुविधा नहीं है। लोग एडेप्ट नहीं करना चाहते। हम आपके एडेप्ट, संस्थान क्या सोचें, हमारे संस्कृति कर्मियों में भी जैसे जो ही आप वरिष्ठता का स्तर, नए लोग तो फिर भी अडेप्ट करने को उनके पास अभी धारणा, अपनी धारणा नहीं बनी होती है, अपना एक इमेज नहीं बना होता है जिस इमेज से वो चिपक नहीं लेते हो कि ये मेरी सफलता का पर्याय है। जिस दिन ये लोग समझ जाते हैं कि मैं सफलता का पर्याय हूँ, वो अपने आप को एक पारंपरिक इमेज में घसीट लेते हैं कि मैं ऐसे ही पहनूंगा, ऐसे ही नाटक करूंगा, यही करूंगा, यही मेरी सफलता का पर्याय है, यही मेरा स्टाइल है, ऐसा कहते हैं। तो संस्थान जो है इस तरह की चीज़ें अपने उद्देश्य पर वो टिका, उद्देश्य, अब भी मैं कहता हूँ संस्थान के उद्देश्य को बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसके दायित्व को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस दायित्व का निर्वाह किस तरह से हो, हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। और यही सोचने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह की बहस जो हम कर रहे हैं कि आज के दौर में हमारा दायित्व क्या है सब, कि हम अपने उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य हम कैसे प्राप्त करते हैं कि हम संस्कृति कर्मियों को पहचान करें, उसे सम्मानित करें, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस की व्यवस्था करें। वो यदि पढ़ना लिखना चाहता है तो हम उसे पढ़ने लिखने का माहौल दें। वो यदि सांस्थानिक माहौल में अपने आप को विकसित करना चाहता है तो हम उसके लिए संस्थानों की स्थापना करें, उसके लिए उनके पर्यावास के अनुकूल, उनके अपनी जगह पर जो है हम उन्हें उनकी तरह से अपनी भाषा में पढ़ने लिखने के लिए, अपनी भाषा में अपने संस्कृति कर्म को करने के लिए, अपनी भाषा में अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को जो है क्रिएट करने के लिए, वो जो है अपनी भाषा में उसका अधिकार है कि वो अपने पास पाए। जिस तरह से हमें शिक्षा का अधिकार अपनी जगह पर है, अपनी मातृभाषा में है, अपने लोगों के बीच है, उसी तरह मुझे लगता है कि हमें संस्कृति कर्म करने के लिए भी सांस्कृतिक संस्थानों की ज़रूरत हमारे आसपास अपनी जगह पर है। इस बड़े देश में उस तरह भी देखना चाहिए कि हमारे इसमें इतनी जनसंख्या के बीच में संस्कृति कर्म के, और वो संस्कृति कर्म जो इस देश की अपढ़ जनता को भी, जो जनता पढ़ नहीं सकती उसको भी शिक्षित करने का दायित्व, एक तरह से शिक्षित करने का दायित्व निभाती है। यानी एक अल्टरनेट एजुकेशन का माध्यम है। यही माध्यम जो है वो उनको अभी क्यों नहीं कोरोना में जो है सारे स्कूलों को ऐसे संस्थानों में तब्दील कर दिया जाता है जहां हम मास्क रख करके, कोरोना के चीज़ों को रख करके हम प्राइमरी एजुकेशन को कन्वर्ट कर देते परफॉर्मिंग आर्ट्स के अवयवों में। और ये संभव है कि हम वो कर पाते, हमारे कलाकार जाते और वो संस्थानों के इस माने कमरों को आप खोल देते, उनके एक्सपेरिमेंटल लैब में उनको तब्दील कर देते। ये वक्त के लिए कोरोना काल में जो है, इस वक्त यदि ये शिक्षण संस्थाएं जो हैं सारी मिलकर के ये तय कर लेती, हमारी शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं कि वो, क्योंकि संस्कृति सबके साथ चलती है, इसको साइंस के साथ भी चलना है, इसको ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ भी चलना है, इसे अल्पसंख्यक आयोग के साथ भी चलना है, इसे कोयला खादान वाली मिनिस्ट्री के साथ भी चलना है, इसे किस मिनिस्ट्री के साथ नहीं चलना है, किस पक्ष के साथ नहीं चलना है, किस यूनिवर्सिटी के साथ नहीं चलना है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे मनीषियों ने, हमारे भरत वाक्य में भी ये कह दिया गया है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर नहीं आ सकती हो। जब हम इस चीज़ को जानते हैं, इसको मानते हैं और ये हमारी आस्था में गढ़ा हुआ है, इसमें हमारी आस्था में बैठा हुआ है, तो
तो हम अपनी शिक्षा को इसमें क्यों नहीं तब्दील कर सकते। हम कोशिश करें, और हम दावा भी करते हैं कि हम अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, अनौपचारिक रूप से मनुष्य को मनुष्य रहने की शिक्षा देते हैं, उसे वो ज्ञान विज्ञान सौंपते हैं जो वो पढ़ करके नहीं जान सकता, वो जा करके नहीं जान सकता, उसे वो संवेदनाएं जो हैं उसकी हम जीवित रखते हैं, जिसकी ज़रूरत है एक मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए। तो ये संस्थानों हमारा दायित्व है संस्थानों का कि वो अपने, जैसे एक कोरोना का वायरस जो है अपना दायित्व निभा रहा है, वो एक कोरोना का वायरस आपके शरीर के अंदर जाता है, वो अपनी पूरी कॉलोनी बना लेता है, लेकिन हमारे संस्थान अपनी कॉलोनी नहीं बना पाए, हमारे संस्थान उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाए। हम वायरस की तरह क्यों नहीं फैले, हमें सोचना चाहिए, हम उनकी ब्रीदिंग के साथ क्यों नहीं चले, जो जिस संस्कृति के साथ। ये हमें मैं तय करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एक संस्थान में काम करता हूँ और संस्थान के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपने तय उसमें एक छोटी सी भूमिका निभाती है। जो मिलता है उसमें मैं अपने उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख करके, जो काम करने को मिलता है मैं उसमें अपने उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख करके उसे हासिल करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ। बस यही है, मैं कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हम सब मिल करके एक इस बात पर हम पहुंच सकते हैं कि क्यों नहीं संस्थानों का दायित्व तो हम लोकल लेवल तक होते हैं। हम मुखिया के चुनाव के लिए, मुखिया के लिए जो है हम बड़े लालायित होते हैं, उसमें हज़ारों रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जो है कुछ सड़कें बनाता है, कुछ सड़कें नहीं बना पाता है, कुछ सड़कें बनती ही नहीं हैं, कुछ कागज़ पे ही रह जाती हैं, उसके लिए हम हज़ारों लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन एक सांस्कृतिक संस्थान जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखते हैं, जो दुर्गम रास्तों पर दुर्गम समय में भी मनुष्य को बचाए रखते हैं, उसको समाज को बचाए रखते हैं, समाज की परंपराओं को बचाए रखते हैं, उसकी अस्मिता को बचाए रखते हैं, उसके लिए हमारा खर्च नहीं है, उसके लिए घर नहीं है। तो ये सबसे पहला हमारा दायित्व है कि इस वायरस के लिए एक घर तो होना चाहिए। वो ब्लॉक हर जगह हम शादी के लिए बना लेते हैं घर, शादी के लिए मंडप आप देखिए पूरे हर हाईवे पर बने हुए हैं। वो क्यों, बारात के लिए वो सजाए, वहाँ उस पे लोग बारात पे इन्वेस्टमेंट, हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट खूब है, हम खूब सारा इन्वेस्ट करते हैं। हमारी अपनी संस्कृति में भी सारे जो हैं जितने लोग हैं वो हम देखिए कि हम आयोजनों पर खूब खर्च करते हैं, लेकिन उस खर्च का कोई मतलब नहीं होता, वो खर्च यूं ही कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते हैं। तो कहीं कहीं हमारे इन सांस्कृतिक संस्थानों का दायित्व है कि इस कॉन्ट्रैक्टरशिप को हटाया जाए। लेकिन क्या करें, हमने जो व्यवस्था हमारे ऊपर आई, जो ब्रिटिश व्यवस्था से हम बहुत सारी करप्टेड चीज़ें लेकर के आए हैं, और ये करप्शन कहीं ना कहीं हमारे समाज में हर जगह है। हर व्यक्ति तक जो है उसकी स्वीकृति है कि भाई ये काम करवा लो ना, 2 रुपये में क्या जाता है यार, दे दो काम तो हो जाएगा। और लेकिन इससे हमारी जो है चीज़ें फिर यही है कि मैं सजेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें आपसे सिर्फ कह रहा हूँ, जो मैं यहाँ हूँ वही वहाँ भी हूँ, वहाँ भी मैं आपका ही प्रतिनिधि हूँ और आपकी तरह ही रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं भी अभी भी रंगमंच करता हूँ। मैं लोगों के बीच बैठता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, ना आपसे घबराता ना उनसे घबराता हूँ। ये ज़रूर है कि मैं किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकता, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, और ये भी मेरी अपनी बात है, ये सांस्थानिक बातें नहीं हैं। और लेकिन है कि ये दिक्कतें मैं आम बातें कर रहा हूँ, ये हर संस्थान के साथ आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप किसी बड़े संस्थानों में हैं। हम हाथ पर हाथ हम देखते हैं कि आम तौर पर जो है हमारे संस्थान इस कोरोना के हालत में ही देखिए, जो ही ये घोषणा हुई कि भाई लॉकडाउन होगा तो सब लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन करने में बड़ा उत्साह से लॉकडाउन भी कर लिया, क्योंकि वो सुरक्षित है, एक सुरक्षित है, इसलिए उन्हें लॉकडाउन करने का आनंद है। वो लॉकडाउन करने का आनंद उठाने लगे, घर पे रहने का आनंद उठाने लगे। लेकिन यदि घर पे नहीं रहने दिया जाता, उन्हें जो है कोरोना के, या वो सोचते कि हमें घर पे रह करके भी कलाकारों की चिंता करनी है, तो उपाय मिल जाता। उपाय मिलने देर से मिलता है, हम पहुँचते वहीं हैं, जो उपाय होना चाहिए हम धीरे धीरे करके पहुँचते वही हैं, लेकिन हम देर से पहुँचने वाले लोग हैं। इस संस्कृति को हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें जब जिस वक्त की ज़रूरत है। और हमारे सिस्टम में समस्या क्या है कि हम कागज़ के वीर हैं, हम जब तक कि कागज़ पर चीज़ों को देख नहीं लेते, हम तय करना चाहते हैं कि ये सफल होगा कि नहीं, हम असफलता नहीं चाहते।
जबकि नए प्रयोग जो हैं बहुत सारी असफलताओं को के साथ गुजरने पर मिलता है, एक सफल प्रयोग मिलता है। तो हम प्रयोगधर्मी नहीं हैं, जबकि संस्थानों का दायित्व है कि वो प्रयोग को बढ़ावा दें, क्योंकि प्रयोग नया खून करता है, प्रयोग उसमें नई जान लाता है, नई चेतना लाता है, नए रूप सामने लाता है। कि ये इसमें कोरोना में भी ज़रूरी है, हमें क्या बचाना है। अभी हम कलाकार की देह नहीं बचाएंगे तो उसके अंदर बसने वाली जो अमूर्त कला की धरोहर है, कला की संपदा है, वो उनके साथ गुम हो जाएगी। उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो रही है। उसको जो है, कई कलाकार जो हैं इसमें एक दो ने आत्महत्या भी की है, कुछ कलाकारों ने, कुछ लोग कोरोना के कारण भी गए, कुछ लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाए, और कुछ लोग जो हैं अपनी कला को मार रहे हैं। कला को ये वायरस जो है उनकी अमूर्त संपदा पर भी हमला कर रहा है, सिर्फ उसके शरीर पर नहीं कर रहा है, हम देख नहीं रहे हैं, अलग बात है। लेकिन ये है कि उन कलाकारों की छोड़िए, जो कई हमारे कलाकार के बहुत सारे लेयर हैं। एक कलाकार जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, एक कलाकार जो है उसके छोटे शहर में रहता है, एक कलाकार जो है बिल्कुल कस्बों में रहता है, एक कलाकार गांव में रहता है। हर कलाकार जो है अपनी अपनी तरह से जी रहा है। गांव का कलाकार जो वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हो सकता है कि कोरोना बहुत अंतर ना लाए, क्योंकि उसके कलाकार जो है, कलाकारिता जो है उसको एक विशिष्ट पहचान देती थी। कलाकार कर्म करके वो अपने रोज़गार के एडिशनल कमाता था, यानी अपनी खेती बाड़ी और मजदूरी के बाद जो है वो कुछ और कमा लेता था, कुछ प्रतिष्ठा भी कमाता था, कुछ मान भी कमाता था, और अपने समाज में वो थोड़ा सा ऊंचा गिना जाता था। इसके लिए भी वो कलाकारी कर रहा था। हो सकता है कि उस पर ये कोरोना संकट ना है, क्योंकि हमारे इंटीरियर में जो है, इंटीरियर में ये ठीक है कि कागज़ से, संस्कृति का कागज़ में पेट, हर कोई कागज़ से ही भर रहा है। पूरी दुनिया में देख लीजिए, बहुत जगह है। पेपरलेस हम कब होंगे, क्योंकि हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, हमारा पेपर पर विश्वास है। आपके पास पेपर नहीं हो तो आपको तो आप मानने से भी इनकार कर दिया जाएगा। आपके पास जो है पहचान ना हो तो आप बोलेंगे कि मेरा नाम फलाना है, तो वो नहीं मानेंगे, पेपर दिखाओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हम अविश्वसनीय स्थितियों में तो हम जी रहे हैं। ये सही बात है कि हमने एक दूसरे पर अविश्वास करना, लगातार जितनी सभ्यता हम बढ़ते जा रहे हैं, हम लगातार अविश्वसनीय होते जा रहे हैं। जितना बड़ा शहर, जितनी बड़ा विकास, जितना बड़ा संस्थान, वो उतनी ज़्यादा अविश्वसनीयता जो है उसमें घर करती जा रही है। तो ये है कि संस्थानों का अब दायित्व के लेयर्स भी अलग अलग हैं कि अब उन ग्रामीण कलाकारों के लिए क्या करें। उनके पास मोबाइल भी नहीं है कि वो कनेक्ट हो सकें। कई कलाकारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। वो बातचीत तो कर लेंगे, लेकिन कैसे आएंगे, हम उनको फेलिसिटेट कैसे करेंगे। क्या हमारे शहरी कलाकार ये जिम्मा लेंगे कि उनको हम प्रोजेक्ट करेंगे, उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। ये लेंगे तो ले सकते हैं, ये हमारे संस्थान का दायित्व है कि हम उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कोई तरीका अपनाएं। क्योंकि जब सूचीकरण की बात चल रही थी तो हम उन कलाकारों को भी हम लोग उसमें शामिल करना चाहते हैं, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपनी भैंसों के लिए या आसपास गुजरते हुए लोगों के लिए, अपनी फसलों के लिए, अपने पेड़ के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी जो है उसमें ये जो है पशु पक्षियों के लिए भी वो गीत की सृजना कर रहा हो, धुन की सृजना कर रहा हो। हाँ, ये है कि पॉलिटिशियन, एसएनएस, सोसाइटी, आप जो भी कह लें, लेकिन एक बात मुझे यहाँ भी आ रही थी कि आप हमारे दरअसल पार्लियामेंट सब चीज़ों को तय करने का तरीका है। आप जैसा कि मैंने संगीत नाटक अकादमी के बारे में कहा कि पार्लियामेंट में ही इस बात का प्रस्ताव आया और ये चीज़ें तय हो गई। तो दरअसल हमारे कुछ संस्कृति कर्मियों को भेजने का जिम्मा भी हमारे लोगों में से 2 करोड़ में से होना चाहिए कि हम जो है 2-3 जो है हम संस्कृति कर्मी जो है अपने हिसाब से अपनी बात रखने के लिए, अपने कार्यक्रम करने के लिए इसमें भेजें, संसद में भेजें। हम सभी संस्कृति कर्मी इस बात की मांग कर सकते हैं और ऐसा कोई फोरम, ऐसा कुछ बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये बनाना चाहिए, इसमें हम सब कोई भी पहल कर सकता है। एकेडमी भी पहल करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं है एकेडमी के लोग क्या सोचते हैं, एकेडमी में कैसे लोग चाहेंगे कि इसको कैसे आना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी कलाकार इकट्ठा होते हैं, उन सब की चिंता यही है। तो कोरोना काल में यही है कि हम, जैसे मैंने कहा कि स्कूल में हम करने की कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ हम कि एकेडमी में कुछ करते करते हम लोगों ने जो
कोशिश की है, जो थोड़ी बहुत जो कोशिश हम हुआ है कि हमने अपने कार्यक्रम बंद नहीं किए। पहले आर्काइव दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्काइव से लगा कि इससे जीवित कलाकारों को कोई फ़ायदा नहीं है। तब हम लोगों ने लाइव प्रोग्राम उनके करने शुरू किए। इस बात की परवाह छोड़ दी कि वो मोबाइल से लाइव हो रहा है या उसमें वो किसी कैमरे से लाइव हो रहा है, वो आधुनिक कैमरे से सुविधा संपन्न ढंग से लाइव हो रहा है। इस बात की चिंता करनी छोड़ दी। वो अकेले उसे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो अपनी कला के अभ्यास में लगा है। अभ्यास यानी प्रशिक्षण का भी मामला यहाँ आता है। हम दायित्व की बात तो कर रहे हैं, दायित्व के साथ दायित्व सिंपल सी है कि अपनी कला के प्रति समर्पण होना चाहिए, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति समर्पण होना चाहिए, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के जो रूप हैं, विविध रूप हैं, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए और उस रूप को धारण करने वाले व्यक्तियों को हमें फेलिसिटेट करना चाहिए, उसको वो सुविधा देनी चाहिए कि वो उसको आगे ले जा सके। उस पर खूब सारे प्रयोग करने के हमें संसाधन जुटाने चाहिए, संसाधन देने चाहिए। उसमें हम जो है हम ये सारा काम हम कर सकते हैं, करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। कला में जो है इन्वेस्टमेंट कम है। हम उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे जहाँ इन्वेस्टमेंट होने के, हम उन इंडस्ट्रीज़ को शुरू करना चाह रहे हैं जहाँ जो इंडस्ट्री हमारे करोड़ों रुपये लेके भाग जाती है। अब देख लीजिए कि उसमें पैसा लगाने के लिए हम उतना, हमारा साल भर का बजट भी नहीं है। उतने पैसे कोई आदमी विदेश ले जा करके तुरंत चला जाता है, तो ये हमारे लिए संकट की बात होती है। ये हमारा संस्कृति का पैसा हमें बांटने में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये है कि हम जो है अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं, कलाकार डाटा बनेगा जब बनेगा, लेकिन जितना डाटा है उसके साथ तो हम शुरू कर सकते हैं। उनको जब हम सुविधा देंगे, संपन्नता देंगे, उनका जब काम करेंगे, तो उसके बाद जो है कलाकार, फिर दूसरे कलाकार भी आ जाएंगे। वो जाएंगे कहाँ? कलाकार जाएंगे कहाँ? कलाकारों के लिए अब वो राजा महाराजा तो हैं नहीं, थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशन हैं, थोड़े बड़े दानवीर लोग हैं, थोड़े बड़े कुछ हैं, बाकी सब फिल्मों की तरफ हैं। इन कलाकारों के लिए, जीवंत परंपरा को आगे ले जाने वाले कलाकारों के लिए सरकारी संस्थाएं या सरकारी संस्थानों का होना बहुत ज़रूरी है। या तो वो उन संस्थानों को जो वैसे काम कर रहे हैं, जो सोसाइटीज़ जो हैं, जो उनके बीच बैठ करके काम कर रहे हैं, ये काम पर प्रशिक्षण संस्थान हमारी अपने वजह से बंद है। हम प्रशिक्षण का दूसरा तरीका लोग खोज रहे हैं, और प्रशिक्षण हम ये क्यों मान करके बैठ गए कि ये सदा की स्थिति रहेगी। और जैसे हमारे पुराने लोग भी ये कहते हैं यार उसमें मज़ा नहीं है, इसलिए इसमें करने का क्या है, लेकिन वो खुद भी आज ऑनलाइन आ रहे हैं, उन्होंने भी सीख लिया है। लेकिन जहाँ ऑनलाइन आने पर अब उन्हें कुछ सुविधा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, तो ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नए कलाकारों ने भी गुनाह किया है कि उनको ऑनलाइन आने पर उनके मान सम्मान का ख्याल ना रखा जाए? उनको भी वही ख्याल, वही स्टेटस दें। आप फेसबुक जैसे स्टेटस को भी आप जो है हल्का ना लें। यहाँ भी आप पूरी ज्ञान संपदा का शेयर कर रहे हैं, कलाकारी में जो भाव हैं, कलाकार का जो अनुभव है, उसको आप शेयर कर रहे हैं, तो उसको भी यही रखा जाए। तो वही सही कह रहे हैं कि डाटा सबका है, आधार भी बन सकता है। खैर, तो उससे तो ठीक है कि प्रशिक्षण संस्थान बंद नहीं है, बल्कि वो सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। वो समझ रहे हैं कि ये शीतकाल का समय है। इस शीतकाल में जो है चुपचाप बैठ जाए, और संस्थान, चूँकि संस्थान में काम करने वाले लोग, संस्थान के काम करने वाले ज़्यादा लोग, उसको चलाने वाले लोग सुरक्षित हैं, इसलिए उनकी ये शीत निद्रा चल जा रही है। और बेचैनी बाकी दूसरे लोगों के लिए ये जो है जीवन का प्रश्न है, कोरोना से भी ज़्यादा जीवन का प्रश्न है। वो एक बार कोरोना से लड़ लें, लेकिन इससे कैसे लड़ेंगे? जो सदा का संस्थानों में कई बार वो सदा के लिए शीत निद्रा में रहते हैं, उनको इससे मतलब नहीं, वो कभी बाहर आते ही नहीं शीत निद्रा से। तो इस शीत निद्रा में चले जाना, जहाँ आंख मूंद लेना, ये शुतुरमुर्ग जैसी चालें हैं, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए कि वो सचेत रहें और सचेत हो करके चीज़ों को देखें, और जो स्थिति है उसको स्वीकारें।
जब हम स्वीकारेंगे तो स्थितियों के अनुरूप जो है आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, आपको रास्ते दिखने लगेंगे। रंगमंच हमेशा यही तो करता रहा है कि अंधेरे में भी छोटी सी रोशनी जला करके, नहीं रोशनी है तो वो अंधेरे में स्वर के दीपक भी जला करके आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। लेकिन आप ये कोई कहे कि यार कुछ ना हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक निठल्लापन है। मैं सीधे सीधे कहूँगा कि एक निठल्ली संस्कृति के पोषक हैं वो सब। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमें रास्ता खोजना चाहिए। को आप सुझा सकते हैं, या तो वो अपने रास्ते खोज लें या आपके सुझाए रास्ते पर चलें। दो ही तरीका, दोनों में से किसी को अपना सकते हैं। तो ये रास्ता खोजने पर हम करते हैं तो पता चलता है कि यार इसमें और ये हो जाना चाहिए। हम प्रयोगवादी कलाओं के पोषक हैं, जो हम जिन परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम जी रहे हैं वो रोज़ सीखती हैं। ये कलाएं जो हैं रोज़ जब मंचित होती हैं तो अपने अगले मंचन के लिए वो कुछ सहेजती हैं, वो विचार सहेजती हैं, कई बार तरीका सहेजती हैं, कई बार वो अपने साथ एडिशन करते हैं कि यार इसमें ढोलक भी हो जाता तो अच्छा था, यार इसमें ये भी हो जाता तो अच्छा था। आज ऐसी ज़रूरत है कि हम लगातार सीखने की ज़रूरत है और ये करने की ज़रूरत है। संस्थानों का ये दायित्व है कि ऐसी चीज़ों को जो इस कोरोना काल में यदि कोई आर्टिस्ट प्रोत्साहित होकर के करना चाहता है तो करें। ये शीत निद्रा से मुक्ति कब होगी ये तो भगवान भी नहीं जानता कि कब मुक्ति होगी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जो जितनी कोशिश कर सकता है करे। हम इसको भगवान भरोसे हम नहीं छोड़ सकते। जो उसमें आस्था रखते हैं कि भगवान ही सब ठीक करेंगे, नहीं, भगवान ने मनुष्यों को ये जिम्मेवारी दी है कि वो अपनी व्यवस्था को खुद चलाए और हमने इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो है एक सिस्टम बनाया है। तो आप भी इससे मुक्ति के लिए यदि चाहते हैं कि ऐसी जो नकारात्मक शीत मुद्रा है उससे हम मुक्ति चाहें, तो आपको है कि हर दौर में, चाहे युद्ध का दौर हो, चाहे कितने भी बुरे से बुरे हालात हैं, हमने देखा है कि संस्कृतियां फिर से जो है सर उठा करके बड़े शान से खड़ी हुई हैं। वो अपने शोक पर भी खड़ी हुई हैं, वो लाशों के ऊपर भी खड़ी हुई हैं और लाशों के ऊपर खड़ी होकर के उनको भूला नहीं है बल्कि उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको जीवित रखा है अपनी स्मृतियों में। और ये हम यहाँ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कितने दिनों तक रोना मनाते हैं, कितने दिनों तक आप रोएंगे, कितने दिनों तक अपने आप को बंद रखेंगे। आप खिड़की खोलिए और खिड़की से भी कहीं आपके पूरे घर का दृश्य दिख सकता है, आपके अंदर का कलाकार दिख सकता है। और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे संस्थानों को एक मत हो करके इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को शामिल कर पाएंगे। अभी जो है एक डेमोक्रेटिक तरीका जिसमें माना जाता है कि सब बराबर हैं, लेकिन हम ये कहने की बात है कि कई बार जो है हम देखते हैं हम बराबर नहीं मानते सबको, हमने उसमें वर्गीकरण कर दिया है। क्योंकि ये वर्गीकरण जो है हमारे संस्कृतियों में बैठा दिया गया है। कई बार हम जात पात के नाम पर वर्गीकरण करते हैं, कई बार जो है हम स्टेटस के नाम पर वर्गीकरण करते हैं, कई बार जो हम किसी को विशिष्ट बना देते हैं, किसी को अविशिष्ट बनाते हैं, किसी को अति विशिष्ट बना देते हैं। थोड़ा ये जो है ये संकट, इस संकट के समय सब बराबर है। कोरोना ने दिखा दिया है कि इस वायरस के लिए कोई गरीब और अमीर नहीं है। थोड़े दिनों के लिए हो सकता है कि वो अमीर ज़्यादा सुविधा ले ले, लेकिन वो चल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम ऐसे ही संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति के संस्थान जितने भी हैं, हमारी उम्मीद है, मैं भी उनसे उम्मीद करता हूं कि वो सबको एक बराबर माने, उनके लिए जो है सबको बराबर मौका दे, ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। मौके ही कम है इसलिए लूटपाट होती है। लूटपाट वहाँ शुरू हो जाती है, बेईमानियाँ वहाँ शुरू होती है जब अवसर कम होंगे। हम इतने कम अवसर निकालते हैं कि उसके लिए जो हम चोर दरवाजे ढूंढने लगते हैं। जो ही चोर दरवाजे हम ढूंढने लगेंगे तो हम करप्ट होने लगेंगे, क्योंकि मुझे अपना तो स्वार्थ पूरा करना है, लेकिन दूसरे का नहीं हो तो हम उसकी तरफ से दरअसल आंख मूंद लेते हैं। वो ये सब जो है, इनसे हमें थोड़ा निजात पाना पड़ेगा, हमें थोड़ा उदार प्रवृत्ति का होना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर निकालने पड़ेंगे, चाहे वो आपके जरिए हों, चाहे किसी संस्थान के जरिए हों, चाहे किसी स्थानीय संस्था के जरिए हों, चाहे वो लोकल
माध्यम हो, चाहे किसी माध्यम से हो, कि संस्थानों का दायित्व तो मुझे ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कोई बदलाव नहीं। आप अपने संस्थान का रूल्स रेगुलेशंस उठा करके देख लीजिए, वही हमारे संस्थान का, वही दुनिया के किसी भी संस्थान का वही दायित्व है। लेकिन क्या संस्थान में काम करने वाले लोग उस दायित्व को समझते हैं और क्या उसको लागू करवाने में समर्थ हैं? दरअसल समस्या यही है कि हम महसूस भी करते हैं तो हम उसको कर नहीं सकते। जो आपका संकट है वही एक संस्थान का भी संकट है, वो कैसे करें? संसाधन कहाँ से लाएं? आप एक प्रस्तुति करना चाहते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें 10 लाख रुपये खर्च होंगे, लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है। वो संसाधन आप किसी के पास मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं स्कीम नहीं है। आप उनसे वो ऊपर से होगा, ऊपर से होगा, ऊपर से होगा। अभी मज़े की बात देखिए कि हमारे अभी ये बुरा है लेकिन सब जानते हैं कि हमारे संगीत नाटक अकादमी में एक अध्यक्ष नहीं है अभी तक। जो अध्यक्ष नहीं होने के कारण हम कई सारे निर्णय नहीं ले पाते हैं, कई सारे हम काम नहीं कर पाते हैं कि हम ये योजना बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कलाकारों के लिए, तो होता है कि यार अध्यक्ष नहीं है, इसकी संस्तुति कौन करेगा, इसको अनुमोदित कौन करेगा। और अध्यक्ष हमारे लिए राष्ट्रपति की ओर से दिया गया वो शख्स होता है जो हमारी सब सकारात्मक चीज़ों को जो हम कलाकारों के लिए करना चाहते हैं, कलाकारों की जमात के लिए करना चाहते हैं, कला के लिए करना चाहते हैं, उन सब पर मुहर लगाता है और उसको ओके करता है। अब यही हमारे पास नहीं है तो हम सब एक तरह से बंध जाते हैं और इधर उधर मुंह उठा करके देखते हैं कि उसके क्या देखते हैं कि कौन हमारी इन बातों को समझ पाएगा और कौन इस पे मुहर लग पाएगा। तो बातें यही है। और मुझे लगता है कि हम यदि आप कहें तो कलाकारों का क्या, मेरे पास जो है एक संस्थान जो हैं हमारे लोकतंत्र में आज एक ज़रूरी हिस्सा होते हैं जो जनता की मदद से बनते हैं। और जनता निश्चित रूप से आप किसी संस्थान को आप बनाएंगे तो उससे ये अपेक्षा रखेंगे कि वो मुसीबत के क्षण में जो, और कोरोना काल में ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पारंपरिक तरीक़ों को ना अपनाएं। हम कोरोना के नज़रिए से इस वक्त यदि कला को हम जारी रखने का सवाल है। प्रशिक्षण में एक बात हम यही कहते हैं कि वो कलाकार जो अपनी प्रक्रिया को रोक देता है, जो अभ्यास नहीं करता। प्रशिक्षण क्या है? अच्छे होने के अभ्यास के तरीके को पहचानने है। एक व्यक्ति में जो है एक सामान्य तरीके से हम व्यक्ति को जुटाते हैं और उसको प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो उस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कला में के अभ्यास के तरीके खोज पाए, अपना सबसे बेहतर एस्पेक्ट खोज पाए। प्रशिक्षण का काम ये अभी भी नहीं रोक सकता है, अभी भी ये चालू रह सकता है। हम इस माध्यम में भी दूसरे लोग चालू हो रहे हैं और ये सनातन स्थिति नहीं रहेगी, हम जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये कोरोना ज़्यादा खिंचा तो एक कलाकार ही होगा जो बिना मास्क के मंच पर पब्लिक में आ सकेगा। दूसरे की हिम्मत नहीं होगी कि वो बिना मास्क के आ जाए, पब्लिक में आ जाए। तो अभी मंच पर चढ़ना यानी कला की दुनिया में आना, अपने को अनमास्क करना, ये कलाकार के ही भाग्य में होगा। तो कलाकार ही ऐसा एक सौभाग्यशाली मनुष्य होगा जो बिना नकाब के जी सकेगा, नकाब के पब्लिक के सामने आ सकेगा। बाकी लोग हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे स्थितियां जो जैसी हैं उसमें कि सब ने नकाब पहना हुआ है, सब जो हैं ड्रामा की पोजीशन, ड्रामेटिक पोजेस लिए हुए हैं। हर आदमी जो है, हर दूसरे विधाओं का आदमी जो नाटक का नहीं है, वो नाटक या कला का नहीं है, वो ज़्यादातर अपने आप को कलाकार घोषित कर रहा है, कलाकार की भूमिका में है, कलाकारों के हथियार अपना रहा है, कलाकारों के तरीके अपना रहा है, कलाकारों की तरह सोच रहा है और वो ड्रामेटिक ढंग से सोच रहा है और असत्य को सत्य पर हावी करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन सत्य है कि वो मिट्टी से जितने जुड़े रहेंगे,
मिट्टी के जितने करीब रहेंगे, लोकल के जितने करीब रहेंगे, मनुष्य के समुदाय के जितने करीब रहेंगे, उतना सत्य सत्य रहेगा। जितना दूर जाएंगे, जितना हम उसको उसमें असत्य की भूमिका शामिल होती जाएगी। और रंगमंच चूँकि ऐसा माध्यम नहीं है कि वो उनको इस तरह के प्रलोभित करता है, या हमारा कला माध्यम परफॉर्मिंग आर्ट्स इतना प्रलोभन नहीं देता, इसलिए हमारे अब तो दिक्कत ये, अभी ये समय था कि हम अपने कलाकारों को समृद्ध कर देते, उसका खूब ख्याल रखते। ऐसे यदि ऐसा मैं सोचता हूँ, यदि ऐसा हो पाता तो आने वाली जनरेशन जो है ये समझते कि कलाकार होना यार अच्छा है, ताकि सरकारें सबसे पहले कलाकार को बचाएंगी, सरकारें सबसे पहले कलाकार की मदद करेंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग ये काम नहीं कर पाए, किसी भी जो भी वजह रही हो, ये आप भी सोच सकते हैं। और आप देखते हैं कि ये नहीं हो पाता। हमने खैर ठीक है, तो ये है कि हम कलाकारों को कोरोना काल में भी मुझे लगता है कि हमें अपनी गतिविधियों को बनाए रखने का तरीका, एक स्थानीय हॉल में हम दर्शक छोड़ दें और सारे कलाकारों को उनको पूरी सुविधा के साथ दर्शक कम से कम ला करके, टेक्निकल स्टाफ हो करके हम कला के आर्काइव के लिए करना शुरू करें। आर्काइवल सूचीकरण ये भी काम है कि हम स्थानीय आर्काइवल जो सोसाइटी जो है वो हम क्रिएट करें। उस आर्काइवल सोसाइटी के अंदर जो है हम सबको डॉक्यूमेंट करना भी शुरू करें, जो भी क्रिएटिव काम हो रहा हो उन सबको डॉक्यूमेंट करना शुरू करें, और मंच पर उनकी उपस्थिति को हम लाइव पूरी दुनिया के साथ शामिल करें। और उसमें से हम देखें एक दुनिया का जो है, हाँ 26 मार्च को, अच्छा ठीक है, वो तो चलिए ठीक है, मैं भी करता हूँ, इसलिए कलाकारों के साथ कलाकारों के पीड़ा समझ रहा हूँ। मुझे ये अवसर मिला था कि अभी मार्च में जब हुआ तो मुझे कोलकाता में एक शो करने का अवसर मिला था और मुझे खूब मज़ा आया था। लेकिन दुख की बात है कि जिन लोगों के कारण ये आयोजन हुआ वो भी बाद में कोरोना में से पीड़ित हो गए। कई महीने, 1-2 महीने बाद जी ये पता चला कि वो लोग इसमें, और हम लोगों ने खोया भी है, अभी कलाकारों को खोया भी है। और कलाकारों को खोया है, लेकिन कला के प्रति हमारी आस्था यदि टूटती है, हमारे जो भविष्य हैं ये युवाओं का समाज है, और युवाओं को जो है अभी हम उतना अवसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। और आप सभी जो हैं, जितना हम संस्थान जो हैं ये दायित्व उनको दें, जिन्हें डर लगता है उन्हें समय दें उस डर से उबरने के लिए। और लेकिन जो निडर होकर के, क्योंकि कला अपने आप में एक दुस्साहस का काम है, ये आप मत सोचिए क्योंकि आप घर के विरुद्ध जाते हैं, समाज के विरुद्ध। अमूमन आमतौर पर कई जगह स्थितियां बेहतर होंगी कि वहाँ कलाकार होना प्रतिष्ठा का विषय माना जाता होगा, लेकिन कई जगह ये भी स्थितियां हैं, अधिकतर जगह, कि वो कलाकार होने में अपने आप को बताना भी बड़ा मुश्किल समझते हैं कि यार कलाकार हो। तो ऐसे देश में, ऐसे समाज में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ अभी कला की वो स्टेटस नहीं है, उसमें हमें स्टेटस बनाने के लिए जो है ज़रूरी है कि इसके अवसर ढेर सारे हों हमारे आसपास। और हमारी भी दिक्कत है कि हर कलाकार जो है सुपरस्टार होना चाहता है। जब वो सुपरस्टार नहीं हो पाता तो वो लोकल स्टार होने की कोशिश करता है, टीवी स्टार होने की कोशिश करता है। जब उससे भी होता है तो वो लोकल स्टार होने की कोशिश करता है। जब लोकल से भी नहीं होता है तो वो सोशल स्टार होने की कोशिश करता है। ये बड़ी गड़मट सी स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को विकास करने का, किसी को स्टार होने का सपना देखने का हक नहीं है, लेकिन हम स्थितियों परिस्थितियों को समझते हुए कुछ लोगों को डेडिकेट करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के लिए कौन आएगा। प्राइमरी स्कूल पर एजुकेशन देने के लिए थिएटर के एक्सपर्ट नहीं आते। जो सीखते हैं वो सीधे सोचते हैं कि हमें स्टार बनने के लिए, हम किसी भी कलाकार ये बड़ा अपमानजनक अपने आप को महसूस करता है कि भाई हम जो हैं, हमें जो है स्कूल में पढ़ाने के लिए, हम स्कूल में पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं, या हम जो है यहाँ ये लोकल लेवल पर, हम तो भाई वहाँ जाएंगे। वो उसको मन में जो स्टेटस हमने कला का बना रखा है, इसी के लिए जो हम लोकल अपने हीरोज़ को ज़्यादा सम्मान नहीं देंगे, लोकल लोगों को, लोकल कलाकारों को जितना हम सम्मान नहीं देंगे, तो वो वही रिपीट होता है हमारे परिवार में। हमारे आने वाली जनरेशन्स भी वही सोचेगी कि उन्हें सम्मान देने की ज़रूरत क्या है।
तो ये हम अपने घर से भी शुरू करते हैं, और ये है कि खुलना शुरू कीजिए, और मांगे नहीं आएंगी तो लोकतंत्र में तो बहुत ही सीधी सी बात है कि मांग होनी चाहिए। और इसमें देखिए, ये जब तक खिड़की कब तक बंद रहेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन है कि मांग होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में हम कोरोना से नई सीख भी लेकर के, हो सकता है कि हमें एक जगह पर फेस्टिवल यानी सेंट्रलाइज्ड फेस्टिवल करने की योजना को सदा के लिए मुअत्तल कर देना चाहिए। इन हॉल की, अब जो हॉल के आप अधिकार से, या हॉल में जो आप कह रहे थे कि हॉल से हमें बड़ी दिक्कत होती है, हर हॉल जो है अपने मैंने आकाश छू रहा है उनका किराया, तो क्या हम अभी के दौर में जो है हम इन्वायरमेंटल थिएटर की, जिसने हमें बड़ा रोमांचित किया था एक वक्त में, और उसके बाद से तो रंगमंच की धारा ही बदल गई, हम क्या इन्वायरमेंटल थिएटर से इतना डरते हैं? क्या हम खुले आने में या नए प्रयोग करने में हम बहुत हिचकते हैं? या आप चाहते हैं कि आप उन्हीं सुविधाओं के गुलाम हैं जिस सुविधा में रंगमंच आपने देखा था, किया था? थोड़ा सा इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे विचार भी स्वतंत्र हैं, और हमारी चेतना भी गुलाम नहीं है, ना ही हमारे बिंब गुलामी के शिकार हैं, जो जहां अटके हुए हैं सो अटके हुए हैं। मुझे लगता है कि हम एक चुनौती के रूप में जब हम रंगमंच शुरू करते हैं तो अपने आप में एक चुनौती होती है। ये है कि ये समय महाचुनौती का है। इस महाचुनौती में हम यदि रंगमंच को भीतर का आग्रह छोड़ दें कि हम हॉल में ही करेंगे, जो जहाँ है वहीं उसको उतनी ही प्रतिष्ठा मिले अपना रंगमंच करने का, तो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर जा कर के वहाँ दिल्ली में करके कोई बहुत बड़ा तोप मार लेगा कि वहाँ जा कर के एक शो करके उसके बाद जो है साल भर कुछ ना करें। ऐसा करने के न, बल्कि आप स्थानीय स्तर पर निरंतर करें और साल भर के लिए करें, जहाँ खर्चा मिनिमम हो लेकिन आउटपुट जो है मैक्सिमम हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें। जो हम रंगमंच के लिए दावा करते हैं कि वो स्थानीय मानसिकता को प्रभावित करता है, वो स्थानीय होता है, उसके लिए जो है हमें करना चाहिए, हमें रंगमंच को करना चाहिए और खोज करनी चाहिए। यदि राम जो है, यदि आपने घर में रह जाते, वनवास नहीं मिलता, तो उनकी पूरी दुनिया में जो इस व्यवस्था का जो है रंगमंच समझ में नहीं आता। उनको वो इतने आदिवासियों से, इतने सत्य से नहीं जुड़ पाते जो है। तो ठीक है, तो इसलिए जो है हमें अपने इस राम को भी निकालना पड़ेगा, उसे वनवास में समझ लीजिए जाना पड़ेगा, कोरोना पीरियड में जाना पड़ेगा, इसमें निकल करके जाना पड़ेगा। हमारे रंगमंच का मंदिर जो मंच है, जो प्रेक्षागृह है, उसे थोड़ी दूर के लिए छोड़ करके हम अपने कला के जो प्रतिष्ठा है कहीं बाहर इधर उधर दूसरी जगहों पर अनौपचारिक स्पेसेस पर करें। और इसके लिए हमने देखा है कि वो जब कोई दूसरा बड़ा डायरेक्टर करता है तो आप बड़े मोहित होकर के, बड़े ही प्रफुल्लित होकर के, हमने वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी देखा है कि जब बाहर होता है तो लोग देखने के लिए, ये देखने के लिए आते हैं कि बाहर कैसे होगा। ये ज़रूरी, लेकिन ये मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि बाहर करने में, खुले में आने में खर्च और बढ़ भी सकता है। ये हमारी आदतों पर निर्भर है कि हम खर्च बढ़ाना चाहते हैं या हम बादल सरकार की तरह खर्च कम करके हम तत्व को दिखाना चाहते हैं, बादल सरकार की तरह प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, दूसरे कई ग्रोतोवस्की की तरह जो है हम नकार करके। क्योंकि ये पीड़ा होगी यदि आप, कुछ तो है उसमें, कला संस्कृति कलाकार का हित जो है सही है, ठीक है, बिल्कुल है। ये कलाकारों के हित के लिए जितना संसाधन है उसको लगाना चाहिए और लगाना चाहिए, लेकिन ये हमेशा ही रहेगा कि भाई ये कहाँ लगाना चाहिए, ये इधर लगाएंगे तो आप उधर की तरफ भी बात करेंगे, जो होगा। लेकिन इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि संस्थानों को भी प्रयोगधर्मी होना चाहिए। हमारे संस्थान जो हैं वो एक परंपरा धर्मी है। दरअसल पिछले बार जो अंग्रेज़ों ने जो फाइल लिख दिया है, फाइल में जो डिमांड किए थे हमारे कलाकार, हमारे संस्थान जो है वही बातें जो है उसी तरह से कर जाएं, और ये संभव नहीं है। तो कलाकारों को भी आत्मनिर्भर होने का अधिकार है। कलाकार
कला ही करेंगे। और इसलिए कलाकारों को आत्मनिर्भर होने के लिए, कला के उत्पादन के लिए जो सुविधाएं उसे चाहिए, जो मान सम्मान चाहिए, वो उनको उनकी जगह पर मिलना चाहिए। और जैसा कि हर स्कूलों में यदि फिक्स ही कर दें कि ये कलाकार होंगे, परफॉर्मिंग विधा के ये कलाकार होंगे, जो स्थानीय कलाकार होंगे, तो निश्चित रूप से ये बात थोड़ी बदलेगी। उस स्थानीय कलाकार का जिम्मा नहीं, यदि शिक्षा मंत्रालय नहीं लेना चाहती तो वो हमारे ऊपर डाल दें। हम उतने सारे कलाकारों को आइडेंटिफाई करके हम पर डाल दें कि भाई इनको पेमेंट यहाँ से जाएगा। सीसीआरटी करती ही है कि जैसे हम अपने आप को जैसे हम सीसीआरटी जो स्कॉलरशिप देती है, फ्रीशिप देती है, तो वो स्कॉलरशिप संस्थानों को क्यों ना दे दिया जाए, स्थानीय संस्थानों को। वहाँ जो बच्चे हैं, उन जो बच्चे वो सीखेंगे और गुरुओं को उनको गुरु का पेमेंट दिया जाए। तो इससे होगा क्या कि 5 बच्चे वहाँ सीखेंगे और उसकी धमक जो है 500 बच्चों में भी जाएगी। तो ये कला हर शिक्षण संस्थानों को भी, जैसे शुरू में शिक्षा से ही हमारी संस्कृति मंत्रालय की शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि हम फिर से दोबारा हम, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम हम भी हैं और शिक्षा को ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा कई दृष्टियों से, कई दृष्टिकोण से, सही दृष्टिकोण से और अपने दृष्टिकोण से देखने का हम हुनर दे सकते हैं लोगों को। तो इसकी ज़रूरत है कि हम अपने शिक्षण संस्थाओं में ये हुनर दें ताकि एक अल्टरनेटिव थिंकिंग भी उनके पास रहे, बच्चों के पास रहे। तो ये काम हो सकता है और ये हो बहुत सारे विचार जब बैठेंगे, मिल बैठ करके हम कोई समाधान निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। दरअसल हम प्रतिष्ठित करना चाहेंगे अपने विचार को, अपनी मानसिकता को, अपने रोग को, अपने रोगी मानसिकता को या अपनी ही आत्ममुग्धता को। तो इससे जो है बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। हमें एक सब मिलजुल करके, अब वो उधर से ये भी होगा, उधर वाले वैसे करेंगे, इधर वाले ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जबकि हम कला में हम सब के लिए खुले हैं, सारे विषयों के लिए खुले हैं। तो हम यहाँ जो है प्रदर्शनकारी कला में हम ऐसे ही क्यों चाहें कि ऐसे ही हो सब। तो ये थोड़ी सी हमें जो है ये सुविधा हम कलाकारों को देंगे कि आप जैसे करते हो वैसे करो। हम इस आग्रह को छोड़ना पड़ेगा कि पहले इसकी सफलता में क्या मिलेगा यही बता दो, तब हम आपको देंगे। बल्कि हम कलाकारों को की विश्वसनीयता जो है उसके आवेग में भी देख सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव में भी देख सकते हैं और उसको हम देखते हुए कर सकते हैं। तो दिक्कत ये भी है कि प्रशिक्षण संस्थान बंद हैं, छात्रों का भविष्य क्या होगा, वो भी कागज़ लेकर ही पास हो जाएंगे। इस तरह ये तो होता रहा है। देखिए, अभी हम कागज़ से कला की समझ निकलती है और अभ्यास से कला साधी जाती है। ये अभी ऐसा मौसम है, इस वक्त जो है साधना का कम समय है। लेकिन मुझे लगता है कि हम साधना के लिए ये वक्त था कि हम अपने और भी संसाधन जुटाते। लेकिन फिर आप कहेंगे कि आप एक संस्थान के लिए एक कलाकार को आप उसका प्राइवेट स्टूडियो देंगे, प्राइवेट कमरे देंगे, प्राइवेट उसमें वहाँ प्रैक्टिस करेगा, जिसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इन सब को इसको जो है आप ये कहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खर्च आपको कुछ एक मॉडल निकालना है तो संस्थानों पर और खर्च बढ़ाना पड़ेगा। और कोरोना में उनको सुरक्षित रख करके कला का अभ्यास कैसे हो, इसका कोई उपाय यदि हमारे देश का राष्ट्रीय संस्थान जो अपने आप को कहता है कि भाई हम इसमें प्रयोगधर्मी हैं, वो यदि इसका तरीका नहीं उपाय निकाल पा रहा है तो हम आपसे कैसे उम्मीद करेंगे। ये तो फिर बड़े मुश्किल बात है। उस संस्थान को भी अपने बंद नहीं करना चाहिए बल्कि खोलने के तरीके सोचने चाहिए। ये क्या है कि हम तुरंत जो है तुरंत हम बंद करने की तरफ बढ़ जाते हैं। हम खोलने के तरीके सोचें और खोलने के कैसे उसको चलेगा। क्यों हम चीज़ें ऑफिसेस तो चल ही रहे हैं, वो हाफ में चल रहे हैं, तो हम हाफ में भी बांट करके चल सकते हैं। अब 24 घंटे होते हैं, हम 24 घंटे काम का यूनिट क्यों नहीं, 8 घंटे काम होता है तो हम आज 16 घंटे काम करें। एक यूनिट इसमें आएगी, एक यूनिट यहाँ आएगी, थोड़ा खर्च बढ़ेगा, बढ़ाएं।
तो बढ़ाएं तो हम उससे दूसरों को भी हम अपने मॉडल से दे सकते हैं। जब हमारा जो राष्ट्रीय संस्थान है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, वो यदि खर्च नहीं करेगा तो दूसरे कैसे खर्च करेंगे। हम पूरी दुनिया को सिखाते हैं रंगमंच कैसे होगा, पूरी दुनिया में हम रंगमंच में खर्च करने का तरीका बताते हैं, और जब अपने लिए खर्च करने का, अपने प्रशिक्षण के लिए खर्च करने का आया तो हम सब बंद करके बैठ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जैसा समझता हूँ कि मुझे लगता है कि हमें प्रशिक्षण का अभी जो है जो भी तरीका हो, हमने वो आपको ये पता होगा कि भाई साहित्य या समझदारी जितने लोगों के पास है वही रंगमंच को बेहतर दिशा दे पाते हैं। बाकी अभ्यास से वो सधता ज़रूर है, तो जब अभ्यास का मौका मिलेगा तो वो सध भी जाएंगे। अभी कम से कम हम समझ तो विकसित करते ही जाएं। जो काम हो सकता है वो हम क्यों ना करें। हम इस काम के जब पूरा होगा तो 9 मन तेल होगा, तो राधा नाचेगी, तो नाचते रहिए। कोरोना कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोरोना का ये मसला जो है ख़त्म हो जाएगा, और ये कोरोना के ख़त्म होने का आखिरी सदी तक इंतज़ार हो सकता है कि हम सब बूढ़े हो जाएं। हम क्या अपने बूढ़े होने का इंतज़ार करें कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम जो है कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब हम अपना काम करेंगे। अरे आर्टिस्ट जब जिस वक्त सोच रहा है उस वक्त उसकी, क्योंकि वो वर्तमान की उपज है, वर्तमान के अनुभव से उपजा हुआ रचनात्मक उत्पीड़न है, उसके अंदर रचनात्मक बेचैनी है। यदि उसी वक्त उसको पाला पोसा आगे नहीं बढ़ाया गया तो आने वाला भविष्य उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। आने वाला भविष्य नहीं जान पाएगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये जो है हमें, दरअसल मैं वही कह रहा हूँ कि रंगमंच दुस्साहस का काम है, परफॉर्मिंग आर्ट दुस्साहस का काम है, ये कॉमर्शियल काम नहीं है, और हमें इसे अलाभकारी काम के ही श्रेणी में रखना चाहिए। यदि आप लाभ का मतलब हमें जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना दीजिए, उतना होना चाहिए। इसका मतलब ये दरिद्रता का विषय नहीं होना चाहिए। इसमें जो है एक सौम्य जीवन, अच्छा जीवन हम जी सकें, इस बात को करने की हमें इस बात के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए। इतनी सुविधा देनी चाहिए कि वो कलाकार का जीवन जीते हुए अपने आप को हीन ना महसूस करें, और अपनी कला की जो वेदना है उसको संप्रेषित करने के लिए उसके पास संसाधन हो। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ जो ही आप ये बात जान लीजिए कि आप कहते हैं कि अभी कला में फ्लो होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जो ही ये ज़्यादा होगा तो यहाँ ठेकेदार आ ही जाएंगे, और फिर आप भी चिल्लाएंगे कि ठेकेदार सारा ले जा रहे हैं, क्योंकि वो हर तरह से बदलाव करने में सक्षम है। उनको पहचानने का आप एक तरीका निकालेंगे, वो दूसरा तरीका अपना लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सक्षम है। वो वायरस से भी ज़्यादा अपना म्यूटेंट बदल सकता है, वो नया वायरस है। ये वायरस तो हमारे संस्कृति सभ्यता में हमेशा रहा है, जो आपका हिस्सा भी ले जाता है। तो ये लोग ज़्यादा सक्षम है, आप कितने भी योजनाएं बना लें। लेकिन वही है कि व्यक्तिगत ईमानदारी और चीज़ों को रखते हुए हमें लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसी कोशिशें हुई भी हैं, HPC जैसी हाई पावर कमेटी जैसी चीज़ें बनी हैं, वो सब आप भी पढ़िए, और उन सब को भी जो है आप यदि लागू करने के लिए हम हर सरकार भी चाहती होगी कि उसके लागू किया जाए, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। धीरे धीरे सब हम सुगबुगाते हैं, हम बात करते हैं, फिर जो है मामला जब काम पे आता तो फिर हम ठंडे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम, वही है कि पूरी निष्ठा से हम करते रहेंगे तो रास्ते खुलते हैं। मैं जो है नकारात्मक नहीं सोचता, नकारात्मक माहौल में भी मैं जो है सकारात्मक चीज़ें सोच सकता हूँ, और अपने तय जितना होता है मैं अपना काम करूँगा। मैं रंगमंच में हूँ, मुझे पता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे डायरेक्टोरियल काम करना चाहिए। यदि मैं सब चीज़ों की चिंता करने लगूँगा तो मर जाऊँगा। वो उन सब का भार लेकर के मैं नहीं जी सकता। मैं अभिनय करना चाहता हूँ तो अभिनय करूँगा, और मेरा जो चरित्र है, मेरा जो करना है, मेरी जो भूमिका है, वो अपनी भूमिका अपनी जगह पर रहते हुए मेरी भूमिका है कि मैं संस्थान के किसी भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हूँ, उस संस्थान, चाहे ये संस्थान हो चाहे वो संस्थान हो, जिस काम में लगा हूँ। अभी कथक केंद्र में भी निदेशक का पद संभाल रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि कथक के कोई भी गतिविधि रुकी नहीं है। कथक का प्रशिक्षण चल रहा है, कथक के जो है हम सिलेक्शन कर रहे हैं, कथक के लोगों के खूब समारोह कर रहे हैं। कथक के कोई मैंने सारे कलाकारों को, इतना तो लोग कहते हैं कि वो आम जिनों में भी नहीं हुआ। तो ये मेरी इच्छा शक्ति थी, मेरी कोशिश थी, और उसमें सब लोगों ने साथ दिया।
अच्छा आप सोचेंगे, अच्छा करना चाहेंगे तो लोग साथ देने वाले आ जाते हैं। लेकिन हम यदि निराशावादी हतोत्साही हो करके बैठ जाएं, हम यदि सिर्फ आदेश लेने वाले हों तो बड़ा मुश्किल है। हम सिर्फ जो है एक गुलाम मानसिकता के शिकार हों, हम गुलामी को जो है स्वीकार करके सिर्फ आदेश को स्वीकारना जानते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। हमें आदेश स्वीकारना नहीं है, अपने बुद्धि विवेक से उस आदेश को सकारात्मक भूमिका में ले करके आना भी हमारा काम है। जो जहाँ बैठेंगे वो होगा। तो आप संस्थान ठीक है, संस्थान के उद्देश्य लेकिन व्यक्ति से चलते हैं। और जैसे कि देश का सब जगह का हाल यही है कि संस्थान का उद्देश्य दायित्व वही तय होता है। तो कलाकारों को निश्चित रूप से ज़्यादा मैं कलाकारों को भिखारी नहीं बनाना चाहता, मैं कलाकारों को दयनीय नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि कलाकार शान से अपना कर्म करे और उस कर्म का हम बेहतर मान दें, पहले से बेहतर मान दें। इस कोरोना काल में ज़रूरत है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति दर्ज हो, लेकिन उनका मान जो है उस नॉर्मल से, क्योंकि वो इस अपनी कला का अभ्यास जारी रखे हुए है, इस विपरीत परिस्थितियों में भी कला करने का दुस्साहस कर रहा है। इसका हम सम्मान करें, ज़्यादा मान करें। ये हम करने लगेंगे, अपने कलाकारों को आप स्वीकारने लगेंगे तो बिल्कुल होगा। और मेरे ख्याल से हम सब जो हैं जीवंत विधाओं के कलाकार जो हैं एक साथ एक दूसरे को अप्रिसिएट भी करें, जो करना चाहते हैं देखें, दिखाएं। और रंगकर्म का हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, कोरोना कुछ नहीं कर सकता। रंगकर्म अपने रास्ते खोज लेगा। रंगकर्म अभी थोड़ा विचार कर रहा है, सोच रहा है, चिन्हित कर रहा है और अपने सहयोगियों को खोज रहा है। रंगकर्म के प्रति जो है संस्थानों को, सकारात्मक भूमिका वाले संस्थानों को तलाश कर रहा है, उसकी चल रहा है। तो मैं रंगकर्म जो है हमारे आपके इस कोरोना के करने से ये नहीं चला जाएगा, क्योंकि इसने सदियों की यात्रा तय करके यहाँ तक पहुँचा है। कितने महायुद्धों को इसने जीत लिया है, कितने महायुद्धों को इसने रोक दिया है। रंगकर्म की भूमिका ये भी है, कितने महायुद्ध हो जाते तो फिर ये है कि हम कर सकते हैं। मैं यही कहता हूँ कि सब कुछ ठीक है, कि आप में ब्रेख्त का वही कहना है कि भाई तुम्हारे पास टैंक होगा, सब होगा, लेकिन उसे चलाने वाला टैंक जैसा मजबूत हथियार भी जो है चलाने वाला इंसान है। और इस दौरान संस्थान जो है लोकतंत्र के मजबूत होने के अड्डे हैं, लोकतंत्र की मजबूती की पहचान बन सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी यही है कि हम उसमें जो है लगातार कोशिश करें कि ऐसे संस्थानों को हम उसके दायित्व की भी याद दिलाते रहें। वो कोशिश होती रहती है और मैं उसको बुरा नहीं मानता। कोई इस बारे में आलोचना भी करता है तो मैं सहज उसको स्वीकार करता हूँ कि मैं इंसान हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता, और उसके लिए मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं महसूस करता हूँ, बल्कि जो करता हूँ उसके लिए अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे प्रयास और भी करता रहूँ। और दूसरे जो आलोचना करते हैं मैं उसको ध्यान में रखता हूँ कि उनके आलोचना को मैं अपने कर्म से कहीं यदि उसको सेटिस्फाई कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। ये 1 घंटा कहा गया था, 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। और ठीक है कि हम निश्चित रूप से रंगमंच कलाकार जिंदा रहेगा। हम आप चाहेंगे सब जिंदा रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा हैं। कलाकार को अभी थोड़ा वो देखिए, कलाकार जिंदा रहेगा जब हम सब लोग चाहेंगे, और हम सब जिंदा हैं। 1 साल में जिस तरह से हम कैसे कैसे जिंदा रहे, ये ज़रा एक फहरिस्त बनाइए और उस पे आधार पर आप तय कीजिए कि कैसे कौन सी चीज़ जो है परफेक्ट है, जिसको जो है मान लेना चाहिए कि कलाकार ऐसे ज़िंदा रहेगा। हमने भी कुछ लिस्ट बनाई है, हमने भी अपने कुछ अनुभव लिए हैं और और वो, लेकिन ये है कि मेरी पोजीशन दूसरी है और दूसरी आपकी पोजीशन दूसरी है। आप थोड़ा उस तरफ हैं और मैं जो है संसाधनों का इस्तेमाल करने की तरफ है। कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे होगा। मैं कुछ ठोस नहीं, मेरे पास कोई शाश्वत विचार नहीं है, लेकिन शाश्वत उद्देश्य ज़रूर है मेरे पास कि मुझे मनुष्य के लिए ही खड़ा होना है, मानवता के लिए खड़ा होना है
और मानवता के लिए कला की बेहद ज़रूरत है। कलात्मक रहने की ज़रूरत है, कलात्मक संवेदना की ज़रूरत है, कलाकारों को पोषण की ज़रूरत है, कलाकारिता को पोषण की ज़रूरत है, नए प्रयोग के लिए खूब सारे संसाधन जुटा पाने की ज़रूरत है। मेरी भूमिका यही है कि मैं जितना ज़्यादा आपके लिए संसाधन जुटा पाऊँगा उतना अच्छा है, और मैं जितना आपको खुश देखूं उतना अच्छा है। आपकी खुशी मेरी खुशी हो, जितना हो सके मैं आपके जीवन में मैं थोड़ी भी खुशी ला पाता हूं तो मेरे लिए बड़े आराम का और सम्मान का विषय होता है। वही मेरा सम्मान है, बाकी कुछ सम्मान नहीं है। मंच पर होना और झंडे काटना, ये करना वो करना, फीते काटना, ये करना, वो मेरा सम्मान नहीं है। सम्मान वो है जब आप खुश होते हैं, जब आपकी कला जो है मुझसे कुछ जो है, मेरी कोई आपकी कला के निकलने में, कला की प्रतिष्ठित होने में मेरी कोई भूमिका यदि होती है तो मुझे ये अच्छा होता है। और आपने अपने विचार जो हैं मुझे, मैं सहज उपलब्ध भी हूँ, सहज है, कभी मैं अपने विचार आप संप्रेषित कर सकते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और अच्छे कला की अच्छी उपस्थिति के साथ, नए रूप के साथ, नए आवेग के साथ और नए परिप्रेक्ष्य के साथ, जहां हम स्थापित होंगे जो वर्तमान में कला को सहेजे हुए भविष्य के लिए जीना चाहते हैं।